तो अगर मैं आपसे कहूं कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बार देश के सबसे अहम दस्तावेज को अपना हिस्सा मानने से ही इनकार कर दिया था, तो आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि ये सुनने में बिल्कुल अजीब लगता है, लेकिन हाँ, ये सच है। सही कहा आपने। और आज के इस नए डीप डाइव में हम सबका स्वागत करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट और आज का हमारा विषय बहुत ही खास है। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की। और मैं यहाँ एक्सपर्ट के तौर पर इस पूरी चर्चा में आपका साथ दूंगा, क्योंकि हमारे पास जो स्रोत हैं, जो सोर्स मटेरियल है, वो ओनली आईएएस हिंदी माध्यम की एक बहुत ही विस्तारित क्लास की ट्रांसक्रिप्ट है। हाँ, और आज हमारा मिशन ये नहीं है कि हम बस इस किताब के पहले पन्ने को पढ़ लें। मतलब प्रियम्बल कोई किताब का इंडेक्स थोड़ी ना है। बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से देश का आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे मशहूर न्यायविद एएन पलखीवाला ने कहा था कि प्रस्तावना दरअसल हमारे संविधान का परिचय पत्र है, एक तरह का पॉलिटिकल दर्शन। एकदम सही शब्द चुना उन्होंने, परिचय पत्र। क्योंकि देखिए, किसी भी आइडेंटिटी कार्ड की खूबी ये होती है कि वो बहुत कम शब्दों में आपका पूरा चरित्र बता देता है। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये कि संविधान की शुरुआत में एक प्रस्तावना जोड़ने का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे पहले अमेरिका ने अपनाया था। अच्छा, अमेरिका से शुरू हुआ ये? हाँ, जब उन्होंने अपना संविधान वी द पीपल यानी हम लोग से शुरू किया, तो पूरी दुनिया के लोकतंत्र को एक नई दिशा मिली। लेकिन भारत के संदर्भ में कहानी थोड़ी अलग है। वो कैसे? ये किसी की नकल नहीं थी, ये हमारी आज़ादी की लंबी लड़ाई का निचोड़ था। देखिए, 13 दिसंबर 1946 को, यानी आज़ादी मिलने से कुछ महीने पहले ही। हाँ बिल्कुल, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं, वो पेश किया था। राइट। ये कोई साधारण प्रस्ताव नहीं था। ये उन तमाम सपनों का दस्तावेज था जो तय करने वाले थे कि आज़ाद भारत कैसा होगा। और जब यही प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास हुआ, तो आगे चलकर इसी ने आज की प्रस्तावना का रूप ले लिया। वाह! तो चलिए इस दस्तावेज को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। अगर हम प्रस्तावना के शब्दों पर ध्यान दें, तो इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका तो सीधा सा मतलब यही हुआ ना कि सारी शक्तियों का स्रोत, जो पावर है, वो जनता के पास है। कोई राजा या बाहरी सत्ता नहीं बची अब। एकदम सही पकड़ा आपने, असली ताकत जनता ही है। लेकिन एक चीज जो मुझे थोड़ी अजीब लगती है, और मैं एक आम नागरिक के नजरिए से सोच रही थी। बोलिए। हमें पता है कि प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, 1976 में 42nd संविधान संशोधन के जरिए, जिसे लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। हाँ, इमरजेंसी के दौरान। राइट। तो उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। जी, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इसका मतलब ये निकालें कि 1976 से पहले भारत ना तो सेक्युलर था और ना ही सोशलिस्ट? मतलब क्या अचानक से एक दिन कानून पास करके देश का पूरा चरित्र बदल दिया गया? ये एक बहुत ही लाजमी उलझन है और ज्यादातर लोग इसी पॉइंट पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको बड़े परिदृश्य में देखें, एक बिगर पिक्चर में देखें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा। हाँ, 1976 में कुछ भी नया थोपा नहीं गया था। अगर आप संविधान के मौलिक अधिकारों को देखें, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, तो वहां धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पहले दिन से ही दिया गया था। यानी रिलीजियस फ्रीडम तो पहले से थी। बिल्कुल। और इसके अलावा जो हमारे डीएसपी हैं, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उनमें कामगारों का अधिकार, आर्थिक समानता, रिसोर्सेज का बराबर बंटवारा, ये सब बातें पहले से मौजूद थीं। तो इसका मतलब ये है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की भावना तो संविधान की नसों में पहले दिन से दौड़ रही थी। एग्जैक्टली। वो भावनाएं पहले से अंतर्निहित थीं, उनका अस्तित्व था, बस उनको प्रस्तावना में अलग से एक लेबल नहीं दिया गया था। 1976 के संशोधन ने सिर्फ इतना किया कि जो चीज हमारे डीएनए में थी, उसको बिना किसी संकोच के प्रस्तावना के पन्ने पर लिख दिया। एक तरह का रिटन क्लैरिफिकेशन दे दिया गया, ताकि आगे चलकर किसी को कोई भ्रम ना रहे कि भारत का असली रूप क्या है। ओह वाओ, ये बात तस्वीर को सच में बहुत साफ कर देती है। तो अब चलिए इन भारी भरकम दार्शनिक शब्दों को थोड़ा और डिकोड करते हैं, जो हमारे राज्य की प्रकृति तय करते हैं। बिल्कुल। प्रस्तावना कहती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं संप्रभु से, यानी सॉवरेन।
तो जहाँ तक मेरी समझ है, इसका आसान शब्दों में मतलब ये है कि भारत अपने अंदरूनी और बाहरी फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। सही कहा। हमारे ऊपर कोई सुपर पावर नहीं बैठी है जो हमें डायरेक्ट करेगी कि हम किस देश से व्यापार करें या अपनी सीमा सुरक्षा कैसे करें। एकदम, संप्रभुता का मतलब ही यही है कि आप अपने घर के पूर्ण रूप से मालिक हैं। और इसमें एक टेक्निकल पॉइंट भी है जहां से यूपीएससी वाले सवाल बना सकते हैं। वो क्या? वो ये कि एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत जरूरत पड़ने पर किसी विदेशी भूभाग का अधिग्रहण भी कर सकता है, या आपसी समझौते से अपनी किसी सीमा पर अपना दावा छोड़ भी सकता है। अच्छा, मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी सॉवरन होने की वजह से ही मिलती है। बिल्कुल। अब अगले शब्द पर आते हैं, जो कि है समाजवादी या सोशलिस्ट। हाँ, और ये शब्द आते ही लोग घबरा जाते हैं। होता है क्योंकि वैश्विक राजनीति में इसका अलग ही मतलब निकाला गया है। जब भी हम वेस्टर्न कंट्रीज या रशिया में सोशलिज्म की बात करते हैं तो सबको कार्ल मार्क्स का साम्यवाद याद आ जाता है। हाँ, कम्युनिज्म, जहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी का नामो निशान मिटा दिया जाता है। सही कहा, सब कुछ सरकार के कब्जे में होता है वहाँ। लेकिन भारत का समाजवाद थोड़ा अलग है। हाँ, क्योंकि हमने तो कभी वो रास्ता चुना ही नहीं ना। हमारे यहाँ तो आज़ादी के तुरंत बाद से ही बड़े बड़े उद्योगपति थे, प्राइवेट कंपनीज थीं, टाटा, बिरला, ये सब तो थे ही। तो फिर हम समाजवादी कैसे हुए? यही तो हमारे दर्शन की खूबसूरती है। हमने आंख बंद करके किसी की नकल नहीं की। हमने अपनाया लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हमारा जो समाजवाद है वो दरअसल मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों का एक मिक्स है, लेकिन इसका झुकाव गांधीवादी दर्शन की तरफ ज्यादा है। तो इस मिक्स में होता क्या है? इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों संपत्तियों का सह अस्तित्व होता है, जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। यहाँ सरकार का मकसद अमीरों की प्रॉपर्टी छीनना नहीं है, बल्कि गरीबी और असमान अवसरों को खत्म करना है। एकदम बैलेंस्ड अप्रोच। हाँ, इंदिरा गांधी जी भी एक बार कहा था कि समाजवाद का हमारा अपना एक ब्रांड है। सरकार तय करेगी कि कहाँ कंट्रोल करना है और कहाँ प्राइवेट सेक्टर को खुला छोड़ना है। यानी हमने अपनी जरूरत के हिसाब से समाजवाद को ढाल लिया। और मेरे ख्याल से ठीक ऐसे ही हमने पंथ निरपेक्ष या सेक्युलरिज्म के मामले में भी किया है। बिल्कुल, वहां भी हमारा अपना ब्रांड है। क्योंकि देखिए, जो पश्चिमी देश हैं जैसे फ्रांस या अमेरिका, वहां तो सेक्युलरिज्म का मतलब एकदम अलग होता है। वहां राज्य और धर्म के बीच एक बहुत ही मजबूत दीवार होती है। एक नेगेटिव मॉडल है वो। हाँ, नेगेटिव मॉडल, जहां सरकार कहती है कि हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है और धर्म सरकार के काम में दखल नहीं दे सकता। दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं। लेकिन वो वेस्टर्न मॉडल भारत जैसे देश में कभी चल ही नहीं सकता था। यहाँ धर्म कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे लोग बस संडे को फॉलो करते हैं, ऐसा है। इसीलिए हमने पॉजिटिव सेक्युलरिज्म अपनाया, जिसे हम सर्वधर्म समभाव कहते हैं। सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों को समान आदर। हाँ, इसका बस यही मतलब है कि भारत राज्य का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान, समान सुरक्षा और फलने फूलने का बराबर मौका देगा। तो राज्य धर्म विरोधी नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो बस तटस्थ है, न्यूट्रल है। ये सच में बहुत बड़ा अंतर है जो आम बहसों में लोग मिस कर देते हैं। अब अगर इसके आगे बढ़े तो आते हैं हमारे शासन प्रणाली वाले शब्द, लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लोकतांत्रिक का मतलब तो हम सब जानते ही हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारी। 140 करोड़ लोग तो एक साथ मिलकर कानून बना नहीं सकते, तो हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो MP, MLA बनकर हमारे लिए फैसले लेते हैं। सही कहा। लेकिन मुझे एक बात हमेशा परेशान करती थी कि सिर्फ डेमोक्रेसी होना काफी क्यों नहीं था। इसके साथ ये रिपब्लिक या गणराज्य शब्द लगाना इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि सिर्फ डेमोक्रेसी होना इस बात की गारंटी थोड़ी देता है कि देश का हर नागरिक पॉलिटिकली बराबर है। आप ब्रिटेन को ही देख लीजिए। अच्छा, UK का एग्जाम्पल। हाँ, वो एक बहुत ही पुराना, बहुत शानदार लोकतंत्र है। वहां चुनाव होते हैं, संसद है, प्रधानमंत्री है, सब कुछ है, लेकिन वो गणराज्य नहीं है। ओह, क्योंकि वहां राजा या रानी होते हैं। एग्जैक्टली। वहां के राष्ट्र प्रमुख का पद आज भी राज परिवार के पास है। वो वंशानुगत है। एक आम ब्रिटिश नागरिक चाहे कितना भी काबिल हो, वो कभी ब्रिटेन का राजा या रानी नहीं बन सकता। राइट, ये तो बहुत बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिक होने का मतलब यही है कि राष्ट्र का सबसे बड़ा पद, जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति का पद है, वो कभी किसी एक खानदान का नहीं होगा। वो हमेशा चुनाव से ही भरा जाएगा, भले ही वो चुनाव अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट हो। वाह, इसका मतलब है कि देश में कोई भी स्पेशल प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है। कोई भी नहीं।
चाहे किसी गांव के पटवारी का छोटा सा दफ्तर हो या फिर सीधे नई दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, देश का हर दफ्तर हर नागरिक के लिए खुला है। कोई भी अपनी मेहनत से वहां पहुंच सकता है। बिल्कुल। और देखिए, यहीं से प्रस्तावना का अगला हिस्सा जुड़ता है। अब तक हमने बात की राज्य की प्रकृति की, यानी उस गाड़ी की जिस पर इस देश को चलना है। लेकिन ये गाड़ी जा कहाँ रही है, इसकी मंजिल क्या है, ये सब हमें प्रस्तावना के उद्देश्यों से पता चलता है, जो हैं न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। तो चलिए मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत होती है न्याय यानी जस्टिस से, और हमारे सोर्सेज बताते हैं कि न्याय का ये जो इतना बड़ा आइडिया है, ये हमने रूसी क्रांति से लिया है, रशियन रेवोल्यूशन। हाँ। और प्रियम्बल में जो न्याय है वो सिर्फ अदालतों वाला न्याय नहीं है। इसके 3 डायमेंशन हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। एकदम सही। यहाँ मैं सुनने वालों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प यूपीएससी ट्रिक शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो प्रस्तावना में आर्थिक न्याय की बात की गई है। कहीं भी आर्थिक स्वतंत्रता या इकोनॉमिक लिबर्टी का जिक्र नहीं है। ये एक बहुत ही सटल पॉइंट है। तो मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों किया गया होगा? उन्होंने आर्थिक आजादी क्यों नहीं लिखी? देखिए, ये हमारे संविधान निर्माताओं की बहुत बड़ी समझदारी थी। सामाजिक न्याय तो हो गया कि जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। राजनीतिक न्याय यानी हर किसी को वोट देने का हक। राइट। लेकिन आर्थिक न्याय सबसे क्रूशल है। इसका मतलब है कि देश का पैसा, देश की दौलत सिर्फ चंद हाथों में सिमट कर नहीं रह जानी चाहिए। यानी आर्थिक असमानता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अब अगर उन्होंने वहां आर्थिक स्वतंत्रता लिख दिया होता तो इसका क्या मतलब निकलता? इसका मतलब होता कि पूंजीपतियों और ताकतवर लोगों को पैसा कमाने की और कमजोरों का शोषण करने की पूरी और अनलिमिटेड आजादी मिल जाती। ओ बाप रे, फिर तो अमीर और अमीर होता और गरीब और गरीब। एग्जैक्टली। इसीलिए उन्होंने आजादी नहीं बल्कि न्याय सुनिश्चित किया, ताकि सरकार बीच में आकर संसाधनों का सही से बंटवारा कर सके। वाह, ये छोटी सी चूक, मेरा मतलब है शब्दों का ये छोटा सा भेद पूरे संविधान के नजरिए को बदल देता है। और जब हम स्वतंत्रता यानी लिबर्टी की बात करते हैं तो वो हमने फ्रांस की क्रांति से लिया है। हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जिसमें 5 तरह की आजादी दी गई हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? कई बार लोग आजादी को कुछ भी करने का लाइसेंस मान लेते हैं। तो क्या आजादी का मतलब ये है कि मैं बिना किसी रोक टोक के सड़क पर कुछ भी बोल सकती हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ? ये तो एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो अक्सर सड़कों पर टकराव का कारण बनती है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कोई भी आजादी एब्सोल्यूट या असीमित नहीं होती। आजादी का मतलब मनमानी करना नहीं है। संविधान बहुत क्लियर इस पॉइंट पर कि आपकी आजादी वहीं खत्म हो जाती है जहां से मेरे जैसे किसी दूसरे नागरिक की आजादी शुरू होती है। यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। एग्जैक्टली। युक्त प्रतिबंध, राष्ट्र की सुरक्षा, दूसरे देशों के साथ हमारे दोस्ती वाले संबंध या किसी दूसरे की प्राइवेसी, इन सब के आधार पर आजादी पर रोक लगाई जा सकती है। तो बेसिकली आजादी सिर्फ बंधनों का ना होना नहीं है, बल्कि आपको आगे बढ़ने का मौका मिलना है बिना किसी और को नुकसान पहुंचाए। एकदम परफेक्ट समरी है ये। और आगे बढ़ने का मौका तभी बराबर मिलेगा जब समाज में समता होगी, यानी इक्वालिटी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। हाँ, यानी किसी के पास जन्म से या जाति से कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा। और इन सब के बाद आता है प्रस्तावना का सबसे, मैं कहूंगा सबसे इमोशनल शब्द, बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी, भाईचारा। बिल्कुल। भारत जैसे देश में जहां कदम कदम पर भाषाएं बदल जाती हैं, हजारों जातियां हैं, वहां देश को एक रखने के लिए सिर्फ कानून काफी नहीं होता। वो भाईचारा ही है जो हमें एक धागे में पिरो कर रखता है। सही कहा। और जहां तक मेरी समझ है, ये बंधुत्व हवा में नहीं है। इसके 2 क्लियर लक्ष्य हैं। पहला, व्यक्ति की गरिमा यानी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर इंसान की इज्जत होनी चाहिए। और दूसरा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। हाँ, और इसी भाईचारे को एक लीगल रूप देने के लिए संविधान में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लाया गया था। अच्छा, जैसे अमेरिका में स्टेट की अलग और कंट्री की अलग सिटीजनशिप होती है, वैसा हमारे यहाँ नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ यूपी, बिहार या तमिलनाडु की कोई नागरिकता नहीं होती। हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। ये पूरा दार्शनिक ढांचा सुनने में वाकई बहुत ही मजबूत और लॉजिकल लगता है।
लेकिन मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है। बोलिए। अगर ये प्रस्तावना इतनी महान है और इतनी परफेक्ट है, तो फिर कानूनी अदालतों में इसको लेकर इतनी लंबी लड़ाई क्यों चली? जैसे हमने शुरू में बात की थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट ही क्यों कर दिया था? हाँ, वो 1960 का बेरूबारी यूनियन केस। देखिए, उस वक्त न्यायपालिका का जो नजरिया था ना, वो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल और पुराने ख्यालों वाला था। टेक्निकल कैसे? उनका तर्क ये था कि प्रस्तावना बहुत खूबसूरत तो है और संविधान निर्माताओं के दिमाग को पढ़ने की कुंजी भी है, लेकिन ये सरकार को सीधे तौर पर कोई पावर नहीं देती। राइट। तो कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये शक्तियों का स्रोत नहीं है, इसलिए ये संविधान का हिस्सा भी नहीं हो सकती। और अगर हिस्सा नहीं है तो संसद इसमें संशोधन यानी अमेंडमेंट भी नहीं कर सकती। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि 1976 में तो संशोधन हुआ था, तो फिर ये कानूनी कहानी पलट कैसे गई? ये पलट थी 1973 में भारतीय इतिहास के शायद सबसे बड़े और सबसे अहम केस में, केशवानंद भारती केस। ओह, वही फेमस बेसिक स्ट्रक्चर वाला केस। एग्जैक्टली। 13 जजेस की सबसे बड़ी बेंच थी। उन्होंने 1960 के अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल न सिर्फ संविधान का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि पूरे संविधान को हमेशा प्रस्तावना में लिखे गए आदर्शों की रोशनी में ही पढ़ा जाना चाहिए। वाह, ये तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। बहुत बड़ा। और बाद में 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दोबारा मोहर लगा दी कि ये आंतरिक हिस्सा है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक प्रैक्टिकल सवाल आता है। अगर मैं आज एक नागरिक के तौर पर सोचूं और मुझे लगे कि मेरे साथ असमानता हो रही है, तो क्या मैं सीधे प्रस्तावना की किताब उठाकर कोर्ट जा सकती हूँ और जज से कह सकती हूँ कि देखिए प्रियम्बल में न्याय लिखा है, आप सरकार को ऑर्डर दीजिए? नहीं, टेक्निकली आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? कानूनी भाषा में कहें तो प्रस्तावना गैर न्यायिक है, यानी नॉन जस्टिशिएबल। इसका मतलब है कि इसको डायरेक्टली किसी अदालत द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। ये कोई लीगल हथियार नहीं है कि आप इसके आधार पर सीधे मुकदमा लड़ लें, और न ही ये संसद की शक्तियों पर कोई रोक लगाती है। तो फिर अगर मैं इसको अदालत में यूज नहीं कर सकती, तो एक जज के लिए इसकी अहमियत क्या बची? क्या ये सिर्फ किताब की खूबसूरती बढ़ाने के लिए है? नहीं, सजावटी तो बिल्कुल नहीं है। इसका असली काम एक मार्गदर्शक का है, एक गाइडिंग लाइट या एक कंपास की तरह। कंपास? हाँ, देखिए, जब भी कोर्ट्स के पास कोई ऐसा केस आता है जहां कानून की भाषा थोड़ी कंफ्यूजिंग हो या दो अलग-अलग कानून आपस में टकरा रहे हों, तो जज हमेशा प्रस्तावना की तरह देखते हैं। अच्छा, रोशनी के लिए? बिल्कुल। वो ये देखते हैं कि कानून की कौन सी व्याख्या हमारी प्रस्तावना के आदर्शों के सबसे करीब है। ये पूरे संविधान को रोशन करने वाली रोशनी है। ये सुनकर मुझे लग रहा है कि जब हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो आज़ादी के वक्त के जो महान विचारक थे, उनकी बातें पूरी तरह से सार्थक लगने लगती हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे KM मुंशी जी ने कहा था कि प्रियम्बल हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, यानी हॉरोस्कोप। सही बात है। और पंडित ठाकुरदास भार्गवा जी ने इसे संविधान की आत्मा और कुंजी बताया था। यहाँ तक कि पूर्व चीफ जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने तो इसकी तुलना अमेरिका के आज़ादी के घोषणा पत्र से की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये उससे भी बढ़कर है, क्योंकि ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन नहीं बल्कि आत्मा है हमारी। एकदम। तो इन सब का निष्कर्ष क्या निकलता है? यही ना कि प्रस्तावना का ये ज्ञान सिर्फ UPSC या किसी एग्जाम को पास करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें एज अ सिटीजन ये समझना होगा कि हमारी आखिरी पहचान क्या है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और यहाँ पर ना KM मुंशी जी का जो भविष्य फल वाला पॉइंट था, उससे एक बहुत ही गहरा विचार निकल कर आता है, जो मैं चाहूंगा कि हमारे सुनने वाले जरूर सोचें। बोलिए। बिल्कुल। अगर आप प्रस्तावना को एंड तक पढ़ें तो आखिर में एक तारीख लिखी है, 26 नवंबर 1949, और वहां लिखा है कि हम भारत के लोगों ने इसे खुद को ही अर्पित किया है, गिव टू आवरसेल्व्स, यानी हमने ये खुद को दिया है। एग्जैक्टली। ये कोई आसमान से उतरी हुई किताब नहीं है, ना ही किसी अंग्रेज ने हमें दान में दी है। ये इस देश की जनता का खुद से किया गया एक वादा है। ये सच में बहुत पावरफुल थॉट है। और आज के इस तेज डिजिटल युग में जहां हम सब स्मार्टफोन्स में उलझे हैं, इंफॉर्मेशन का फ्लड आया हुआ है और हम सब अपने एको चेम्बर्स में बंद हैं। बिल्कुल। तो जब समाज में इतनी दूरियां और कटुता बढ़ रही है, तब हमें 1 मिनट रुककर खुद से ये पूछना चाहिए, क्या हम आज भी उस बंधुत्व और समानता को अपनी रोज की जिंदगी में जी रहे हैं जिसका वादा हमने 1949 में किया था? हाँ,
जब हम सोशल मीडिया पर किसी अनजान आदमी से बहस करते हैं या सड़क पर किसी को देखते हैं, तो क्या हम उसकी डिग्निटी यानी उसकी गरिमा का सम्मान कर रहे हैं? क्या उस भविष्य फल के हिसाब से हम अपने समाज को सही दिशा में ले जा रहे हैं, या हम अपनी ही लिखी हुई उस महान पटकथा से भटक गए हैं? सच में ये एक ऐसा सवाल है जो उस पुरानी सी किताब के पहले पन्ने से निकलकर सीधे हमारे आज के स्मार्टफोन्स और हमारी जिंदगी तक आ पहुंचता है। इन बातों को बस किताबों में पढ़ना काफी नहीं है, इन्हें अपने आचरण में उतारना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी जबरदस्त विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सब इस आखिरी सवाल पर जरूर सोचिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।